नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी 99 में। तो आज के हम जो है क्लास में पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान के 2-3 चैप्टर दे चुके हैं, 2-3 वीडियो हैं, जिससे जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट को हम सभी क्लियर कर चुके हैं। अब हम शुरुआत करते हैं रसायन विज्ञान से। तो रसायन विज्ञान में जो है क्या है रसायन विज्ञान? तो रसायन विज्ञान ये भी क्या है, एक विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं हम कि पदार्थों के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और आपस में अभिक्रिया करते हैं, उनके बारे में हम पूरी तरीके से अध्ययन करते हैं। तो उस शाखा को हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? लेवासिए। लेवासिए, और इंग्लिश स्पेलिंग में लिखा होता है लेवाइजर। ठीक है, तो लेवाइजर लिखा हो या लेवासिए लिखा हो तो मतलब जो है दोनों का एक ही होता है। तो जनक किसको कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवाइजर को कहा जाता है। अब केमिस्ट्री के बारे में आपको जो है कुछ हम टॉपिक को पढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो पहले तो आप लोगों ने पढ़ा होगा और पता भी होगा कि तत्व क्या होते हैं, ठीक है, अणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हम बता रहे हैं। तो किसी भी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो होती है वो परमाणु होती है। तो जैसे ये परमाणु है, तो ये परमाणु क्या करते हैं? ऐसा सूक्ष्मतम कण है जिसको हम किसी और भाग में तोड़ नहीं सकते हैं, या किसी पदार्थ को तोड़ते जाइए तो वो एक सूक्ष्मतम कण बचेगा, तो जिसको आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं परमाणु कहते हैं। तो ये परमाणु हो गया, ठीक है। तो सूक्ष्मतम कण परमाणु हो गया। अब परमाणु मिल करके क्या करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। मतलब दो या दो से अधिक जब परमाणु मिलते हैं तो क्या बनता है? अणु बनते हैं। यहाँ पर ये अणु बन गए। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हो गया, तो ये सब क्या बने? अणु बन गए। अब देखिए यहाँ पर ये अणु जो होते हैं, बहुत सारे अणु मिलकर के क्या करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? यौगिक। अब यौगिक में जैसे यौगिक एक से तो मिलकर बना नहीं होगा, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मतलब दो या दो से अधिक जो है अणु मिलकर के क्या करते हैं? परमाणु का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर H2O हो, चाहे वो NaOH है, चाहे वो KOH हो, तो ये जो परमाणु जो मिले हैं, ये सॉरी अणु जो मिल करके क्या बनाए हैं? यौगिक बनाते हैं। जैसे ये H2O हुआ, तो ये भी क्या है? यौगिक है। NaOH ये भी क्या है? यौगिक है। KOH ये भी क्या? यौगिक है। तो यहाँ तक ये प्रोसेस आपको समझ में आई होगी कि शुरुआत कहाँ से होती है? परमाणु से। परमाणु ऐसा सूक्ष्मतम कण है जिसको हम किसी और भाग में नहीं तोड़ सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अणु। परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। तो यहाँ पे अणु जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नियान, ये सब क्या बन गए? अणु बन गए। अब अणु मिलकर के क्या करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। अब यौगिक का निर्माण में क्या होते हैं कि दो या दो से अधिक अणु मिलकर के क्या करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो ये तो हो गया H2O, NaOH, KOH, जितने भी दो से अधिक अणु मिले हों और मिलकर के जो उत्पाद बना है उसको हम कहते हैं यौगिक कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पदार्थ तो बन गया, लेकिन पदार्थ जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला देखिए पदार्थ क्या है। अब देखिए पदार्थ ये ऐसा होता है कि जिसका कोई द्रव्यमान होता है और स्थान को घेरता है, उसको हम कहते हैं पदार्थ या द्रव्य कहते हैं, मैटर। ठीक है, इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। तो पदार्थ जो होता है जो स्थान घेरता है, जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा और आयतन होगा, जिसको हम कहेंगे पदार्थ कहेंगे। चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो पानी हो, चाहे किसी का हम नाम लें, तो वो सब क्या है? पदार्थ है। अब देखिए पदार्थ जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए यहाँ पे
ठोस, द्रव और गैस। चौथी एक अवस्था को जल्दी ऐड किया गया है, प्लाज्मा। यहाँ पे प्लाज्मा हो गया। अब देखिए ठोस के बारे में अच्छे से समझिए। ठोस के जो होते हैं अणु क्या होते हैं, पास पास में होते हैं। जैसे ये अणु होते हैं, ये पास पास में होते हैं, ठीक है। क्यों? इनमें जो है आकर्षण बल ज्यादा होता है, तो ये आपस में अणु क्या होते हैं, चिपके रहते हैं। और ठोस में आयतन जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। क्या होता है, निश्चित होता है। आकार भी क्या होता है, निश्चित होता है। आकार भी निश्चित होता है। तो ये सब ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है और जिनको ज्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिए, द्रव जो है, द्रव के अणु जो होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं कंपेयर में, क्योंकि उनमें आकर्षण बल धीरे धीरे कम हो जाता है, इसलिए अणु जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं। जैसे यहाँ पे ये हुआ, ये हुआ, तो इनके अणु क्या होंगे, दूर दूर। अब द्रव जो होता है इनका जो है आयतन जो है अनिश्चित होता है, आकार भी अनिश्चित होता है। आकार इसलिए अनिश्चित होता है, अगर द्रव को हम किसी जिस बर्तन में रखते हैं उसका कलर क्या करता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसको हम कहते हैं द्रव। तो द्रव के बारे में आपने इतना कुछ सीखा। फिर नेक्स्ट देखिए गैस। तो गैस के अणु जो होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं और इनमें जो है आकर्षण बल नहीं होता है, इसलिए ये काफी दूर दूर तक होते हैं। जैसे यहाँ पे ये और इसमें क्या होता है कि आकार नहीं होता है, आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, आयतन अनिश्चित होता है और आकृति भी अनिश्चित होती है। अब ये तो हो गया। प्लाज्मा जो है बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा कि ब्लड में जो होता है 90% जो होता है वो आरबी से मिलकर बना होता है और 10% जो होता है उसमें प्लाज्मा होता है, जो हल्का पीले कलर का रंग होता है। तो ये इसको एक कैटेगरी में रख दिया गया, होता तो ये लिक्विड ही है, तो इसको लिक्विड मानना चाहिए। लेकिन जो है कुछ रिसर्च के बाद जो है प्लाज्मा को एक अलग कैटेगरी दी गई, तो उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बना के दे देंगे। अब देखिए यहाँ से, अब ठोस द्रव इतना गैस हो गया। अब देखिए आगे, अब देखिए कि पदार्थ जो हो गए, अब उनके गलनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु, ऊर्ध्वपातन। अब देखिए गलनांक बिंदु क्या होता है, गलनांक बिंदु। अब देखिए गलनांक बिंदु का मतलब ये होता है कि पदार्थ का गलना। अब देखिए पदार्थ तो होते हैं तो मोस्टली क्या होते हैं, ठोस। ठोस पदार्थ जो होते हैं उनको वह टेम्परेचर जिसपे कोई पदार्थ क्या होता है, गलना प्रारंभ कर दे, तो उसको हम कहते हैं गलनांक बिंदु। जैसे यहाँ पे 1500 डिग्री टेम्परेचर पे लोहा जो होता है वो पिघल जाता है, ठीक है, तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये सॉलिड फॉर्म में है, अगर हम 1500 डिग्री टेम्परेचर पर जो है हम क्या करेंगे, लोहे को गर्म करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे गलनांक बिंदु। तो समझ लीजिए कि वह अधिकतम ताप जिस पर कोई पदार्थ गलना प्रारंभ कर दे, कोई पदार्थ गलना प्रारंभ कर दे। और कोई पदार्थ में मोस्टली कौन से होंगे, ठोस पदार्थ ही होंगे, ठोस पदार्थ ही गलेंगे। तो गलना प्रारंभ कर दे तो उसको हम कहते हैं गलनांक बिंदु कहेंगे। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु। अब क्वथनांक बिंदु क्या होता है, क्वथनांक को इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए किसी भी द्रव का क्या करते हैं, गर्म करते हैं,
और द्रव क्या करते हैं, जिस टेम्परेचर पे वो उबलना प्रारंभ कर दे तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बिंदु, कि किसी द्रव को निम्नतम ताप पे गर्म करने पे द्रव क्या हो जाए, उबलना प्रारंभ कर दे तो उसको हम कहेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसे यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में एक क्वेश्चन आता है कि जल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उच्च होता है, कि जल को अगर हम उबालते हैं तो वो कम समय में क्या होता है कि बहुत कम टेम्परेचर पे उबलना प्रारंभ कर देता है। उसका रीजन यही है क्योंकि जल के जो अणु जो होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बंध जो होता है वो हाइड्रोजन बंध होता है, और ये क्या होते हैं आसानी से टूट जाते हैं, दुर्बल बंध होते हैं, जिसके कारण जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उच्च होता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया। नेक्स्ट क्या है टॉपिक, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, इवोपरेशन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि ऊर्ध्वपातन भी क्या है, पदार्थ है, ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में होता क्या है तो समझिएगा, किसी हम ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं लेकिन वो ठोस पदार्थ गैस अवस्था में डायरेक्ट बदल जाता है, प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है वो गैस अवस्था में बदल जाता है। जैसे कपूर है, कपूर, यदि हम कपूर को गर्म करते हैं तो कपूर जो है लिक्विड अवस्था में नहीं चेंज होगा, वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, गैस अवस्था में। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे हम ऊर्ध्वपातन। तो समझ में आ गया होगा कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है, किसी भी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो डायरेक्ट किसमें, गैस अवस्था में बदल जाता है। अब देखिए संघनन। संघनन, अब देखिए संघनन प्रोसेस क्या होती है। संघनन प्रोसेस में किसी भी द्रव को गर्म करते हैं और फिर क्या करते हैं वो गैस अवस्था में बदल देता है, और गैस अवस्था में बदल कर क्या करते हैं उसी गैस को ठंडा करते हैं, फिर वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम पूरी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, कंडेंसेशन। जैसे आपको समझा रहे हैं कि जैसे यहाँ पर कोई लिक्विड भरा है या जल है, ठीक है, तो इसको टेम्परेचर पे क्या करते हैं, गर्म करेंगे, तो ये जो है पाइप के द्वारा इधर जाएगा, वो गैस अवस्था में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे कंडेंसर लगा होगा और फिर उसके बाद इसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। ठीक है, ठंडा करके फिर वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो ये तो आ गया होगा समझ में। अब नेक्स्ट है धातुएं और अधातुएं। देखिए धातुएं, अब धातुएं कौन सी होती हैं, ऐसे पदार्थ जो होते हैं प्रकृति में जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाते हैं। जैसे यहाँ पर वो सोडियम है तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या करेगा, धन आयन बनाएगा। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है, ठीक है, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पे Mg+2 बनेगा। तो ऐसे जो पदार्थ जो होंगे जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या करेंगे, धन आयन बनाएंगे, उनको हम कहते हैं धातुएं। तो धातुएं जो है पता होगा कि वो सॉलिड फॉर्म में हुए होते हैं, सॉलिड फॉर्म में, और चमकीली होती है। तो उस धातुएं में जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब क्या है, धातुएं। अब नेक्स्ट देखिए अधातुएं। अब देखिए अधातुएं कौन सी होती हैं। अधातुएं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं और एक्सेप्ट करके क्या करती हैं, ऋण आयन बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पर जैसे Cl है तो यहाँ पर Cl जो है Cl- और 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर -1 इलेक्ट्रॉन इसलिए आया है क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वो अधातुएं होती हैं। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव आयन बनाए तो वो अधातुएं होती हैं। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब क्या है, अधातुएं हैं।
नेक्स्ट देखिए मिश्रण। अब मिश्रण क्या होता है कि मिश्रण आपको पता भी होगा कि जो है दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो एक जो पदार्थ जो बना है, उत्पाद जो बना है, उसको हम पूरी तरीके से क्या बोलेंगे, मिश्रण कहेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कोई भी पदार्थ है, ठीक है, जैसे यहाँ पर कॉपर है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब यहाँ पर ये पूरा क्या है, ये मिश्रण बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब मिश्रण भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार देखिए, समझिए कौन कौन से होते हैं। एक तो समांगी मिश्रण और दूसरा जो होता है विषमांगी मिश्रण। देखिए समांगी मिश्रण में क्या होता है, समांगी मिश्रण जो होता है विलायक और विलेय, या ऐसे ना समझ में आए तो आप ऐसी तरीके से समझ लीजिए सिंपल सी भाषा में कि जिसमें दो पदार्थ आपस में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी को पानी में घोलना, तो ये समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। ऐसे पदार्थ विषमांगी समझिए कि ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, जैसे कोई पदार्थ है तो अगर वो दोनों आपस में मिलाए जाते हैं लेकिन वो अलग अलग अवस्था में रहते हैं तो इसको हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि मिश्रण क्या है और टाइप ऑफ मिश्रण क्या है। फिर देखिए नेक्स्ट है मोलरता। अब देखिए यहाँ पे मोलरता क्या है। तो किसी भी जैसे विलयन है तो विलयन में एक लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या, जिसे यहाँ पर एक लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर एक लीटर है कि कोई विलयन है और उस विलयन का एक लीटर विलयन का दिया है, ठीक है। उस विलयन में मोलों की संख्या जो होगी उसको हम कहेंगे मोलरता कहेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि मोलरता क्या है। नेक्स्ट क्या है नॉर्मलता। अब देखिए नॉर्मलता, नॉर्मलता जो होता है यहाँ पर 1 किलोग्राम मतलब 1 kg, यहाँ पे 1 लीटर रहता है, इस यहाँ पे 1 kg, 1 किलोग्राम में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की क्या होती है, नॉर्मलता होती है। ई क्या होती है, ग्राम तुल्यांक, ठीक है। ई क्या होती है, ग्राम, और यहाँ पे तुल्यांक। तो आपको समझ में अब आ गया होगा कि मोलरता नॉर्मलता होती है। अब नेक्स्ट समझिए टॉपिक को क्या है कि प्रोटॉन के बारे में कुछ फैक्ट दिए हैं और कुछ प्रोटॉन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। प्रोटॉन की जो खोज जो की थी रदरफोर्ड ने, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी। अब प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव का चार्ज होता है, क्या होता है, धनात्मक। और देखिए यहाँ पे इसका जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये आवेश एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या है इसका द्रव्यमान, द्रव्यमान। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है कि 1.67 × 10⁻27, 1.67 10⁻27 -27। अब ये प्रोटॉन के बारे में हो गया इतना सारा,
कि प्रोटॉन की खोज किसने की, इस पर धनात्मक चार्ज होता है, और यहाँ पर जो है इस पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻, यह 19, और यहाँ पे द्रव्यमान कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27। प्रोटॉन पाए कहाँ जाते हैं, तो प्रोटॉन जैसे ये नाभिक होता है, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जो बाहर कक्षाएं होती हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये तो हुआ प्रोटॉन। चल रहा ना। ये कहाँ चल रहे हैं, ये तो हुआ प्रोटॉन के बारे में। अब नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या है, तो समझिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋण आवेशित होते हैं। कैसे होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो होगा वो ऋण का होगा, नेगेटिव आयन का। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज, अब इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसने की थी, जे थॉमसन ने, जे थॉमसन। तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, तो आवेश समझिएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर ये माइनस में रहता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव का होता है, इलेक्ट्रॉन में ये नेगेटिव का होता है। अब इसका द्रव्यमान मास कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻13। तो ये तो था इलेक्ट्रॉन के बारे में। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन जो है वो उन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, ठीक, आवेश रहित होता है। क्या होता है, आवेश रहित होता है। और न्यूट्रॉन की खोज जो है किसने की थी, खोज जो है चैडविक नाम के वैज्ञानिक थे। तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, चैडविक ने खोज की थी। तो ये तो था प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा बनते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट है परमाणु संख्या। तो यहाँ पर जो है परमाणु संख्या क्या है, परमाणु संख्या के बारे में आप देखिए क्या है कि परमाणु संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो परमाणु संख्या में जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के कुल योग को हम कहते हैं परमाणु संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोटॉन 16 है, यहाँ पे इसका 15 है, तो 15-16 का जो योग बनेगा वो किसी तत्व का परमाणु संख्या बनेगा, ठीक है। तो परमाणु संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल योग को हम कहते हैं परमाणु संख्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे समस्थानिक अब समस्थानिक जो है टॉपिक है बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो समस्थानिक के बारे में आप समझिए क्या है समस्थानिक। तो समस्थानिक में ऐसा होता है कि ऐसे तत्व जो है आवर्त सारणी में दिए गए हैं जिनके परमाणु क्रमांक जो है
एक जैसे हैं लेकिन परमाणु भार क्या है, अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे 1H1, 1H2, 1H3, ये जो होते हैं परमाणु क्रमांक, और ये जो होते हैं परमाणु भार। अब देख रहे हैं यहाँ पर इनके परमाणु क्रमांक 1 दिए हैं, तो ये परमाणु क्रमांक समान है, और ये परमाणु भार क्या है, अलग अलग दिए हैं। तो समस्थानिक में क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक एक जैसे होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं। इसका नाम प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम हो गया। नेक्स्ट है संभारिक। संभारिक, अब संभारिक जस्ट इसका अपोजिट होता है। संभारिक में जो है कि परमाणु भार क्या होंगे, एक जैसे होंगे लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पर आर्गन 18 और इसका कितना होता है 40, पोटेशियम 19 इसका 40, कैल्शियम 20 और इसका कितना होगा 40। अब ये जो है परमाणु भार होते हैं, लिखे होते हैं परमाणु भार, और ये होते हैं परमाणु क्रमांक। अब देखिए यहाँ पे परमाणु क्रमांक जो है अलग अलग है और परमाणु क्रमांक अलग अलग है, लेकिन परमाणु भार क्या है, एक ही जैसे है। तो इसको हम बोलेंगे समभारिक। तो आज की जो क्लास में हम इतना रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ।